श्री राम जय राम जय जय राम। राधेश्याम गुरु जी, प्रणाम। हमारे दर्शकों के कुछ सवाल थे आपसे। मांगलिक योग जो इस संसार में बहुत प्रसिद्ध है उसके विषय पर। तो हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि मांगलिक दोष क्या होता है और मांगलिक दोष से जीवन में क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसकी उत्पत्ति इत्यादि के बारे में। देखो, ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि कौवा कान ले गया, तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कान देखना चाहिए, कौवे के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है ना? तो मंगल दोष जो है या मांगलिक दोष जो है, जो बहुत प्रचलन में है, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो आचार्य हुए हैं उन्होंने इस पक्ष में क्या कहा है, मंगल दोष के पक्ष में उन्होंने क्या समाधान दिया है। ठीक है? तो जैसे हमारे पास में अगर हम कोई शास्त्र से संबंधित कोई निर्णय करना चाहते हैं तो उसमें मूल प्रमाण वेद होता है। जिस चीज़ का प्रमाण वेद में मिलेगा उस बात को हम सत्य मानेंगे, और अगर किसी चीज़ का प्रमाण वेद में नहीं मिलता है तो चाहे वो कितना भी प्रचलन में हो, लेकिन हम उसे सत्य नहीं मानते। ठीक है? हमारे पूज्य महाराज जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर भगवान भी कोई बात कहते हैं और वो वेद विरुद्ध है तो उसे भी प्रमाण नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो वेद का इतना महात्म्य है। तो ऐसे ही हमारे ज्योतिष के क्षेत्र में महर्षि पराशर को भी उसी तुल्य माना गया है। तो सबसे पहले हम ये विचार करेंगे कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में मांगलिक योग के बारे में क्या कहा गया है। तो जब आप उस ग्रंथ का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कहीं भी मांगलिक योग का वर्णन आता ही नहीं है। और आप बृहद पराशर होरा शास्त्र से आगे बढ़े और अन्य ग्रंथों पर भी जाएं, जैसे वर्तमान समय में बृहद जातक जो आचार्य वराहमिहिर कृत है, ठीक है, वो भी हम एक गीता के तुल्य मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र में। कि जैसे अपने गीता जी हैं कि जिन लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उपनिषदों का जो है स्वाध्याय कर सके, तो वो गीता जी का भी स्वाध्याय करके वही फल प्राप्त कर लेते हैं, वही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से कि जो हमारे ज्योतिष जगत के विद्वान इतने समर्थ नहीं है या उन पर इतना समय नहीं है कि वो जो है बृहद पराशर से लेकर के जो अन्य अन्य ऋषि प्रणीत ग्रंथ है उनका पूरा सांगोपांग स्वाध्याय कर सके, तो वो बृहद जातक को अपना आधार बनाते हैं। वो इतना प्रमाणिक ग्रंथ है। तो आपको उसमें भी कहीं मांगलिक दोष के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलेगा। ठीक है? क्योंकि हमारे जितने भी ये फलित के ग्रंथ होते हैं उनमें अलग से योग अध्याय होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के योग, राजयोग, धन योग, है ना, अन्य अरिष्ट योग, इस तरह के कई योग उसमें बताए जाते हैं। तो उनमें कहीं भी मांगलिक योग नाम से कोई भी श्लोक आया ही नहीं। तो और इतना ही नहीं, आपको किसी भी ऋषि प्रणीत या आचार्य प्रणीत ग्रंथ में आपको मांगलिक योग से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। जो वर्तमान में मांगलिक योग का प्रचलन हुआ है वो संग्रह ग्रंथों में मिलता है। कि जैसे किन्हीं ज्योतिषाचार्य ने ग्रंथों को देखा, अवलोकन किया कई ग्रंथों का, फिर उनको लगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए या अपने नए विद्यार्थियों के लिए जो है कुछ एक इन सभी ग्रंथों से हम कुछ श्लोकों का चयन करके और एक सरल ग्रंथ बनाए, और उन्होंने फिर अपने नाम से कोई ग्रंथ लिखा। तो वो एक संग्रह ग्रंथ कहलाता है कि इन आचार्य ने हमारे पुराणों से और भी जो हमारे आचार्य प्रणीत ग्रंथ हैं उनसे श्लोकों का संग्रह करके और एक ग्रंथ तैयार किया है। तो उन कुछ संग्रह ग्रंथों में जैसे एक दैवज्ञ रंजन है, तो दैवज्ञ रंजन जो है वो एक संग्रह ग्रंथ है। ठीक है? तो उन संग्रह ऐसे इस प्रकार के जो संग्रह ग्रंथ हैं उनमें आपको मांगलिक दोष के बारे में चर्चा मिलती है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वो है क्या, उन संग्रह ग्रंथों में क्या कहा गया है इस बारे में। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि हर किसी भी जो जातक की कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं। ठीक है? तो उन 12 भावों में अगर प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12 भाव में, इन 5 भावों में अगर मंगल बैठे होते हैं तो उस व्यक्ति के कुंडली में मांगलिक दोष हो जाता है। ठीक है? अगर हम दक्षिण भारत के विद्वानों को भी ग्रहण कर लें तो वो द्वितीय भाव और पंचम भाव को भी ले लेते हैं उसमें। ठीक है? तो कुल हमारे पास भाव कितने हो गए? 12। और अगर हम दक्षिण को भी ग्रहण कर लें एक मत से तो द्वितीय भाव भी ले लेंगे बाकी के 5 भावों के साथ में, तो उसमें से 6 भाव में अगर मंगल बैठे तो क्या होगा? मांगलिक दोष बन जाएगा। ठीक है?
अब हमें ये पता ही है कि हर किसी के व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं तो मंगल बैठेंगे ही। मंगल के पास बैठने के 12 विकल्प हैं, जिसमें से 6 स्थान में वो बैठे तो मांगलिक दोष हो जाता है। तो इस गणित के आधार पर तो 50% कुंडलियाँ ऐसे ही मांगलिक हो गई। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि आप इन्हीं स्थानों को चंद्रमा और शुक्र से भी गिन लीजिए, कि चंद्रमा और शुक्र से भी इन स्थानों में अगर मंगल बैठे हों तो वो मांगलिक दोष हो जाता है। ये क्या है, वर्तमान जो मांगलिक दोष चल रहा है प्रचलन में, तो वो उसका स्वरूप हो गया ये। ठीक है। लेकिन अगर हम अपने ऋषि प्रणीत और आचार्य प्रणीत ग्रंथों में जाएंगे तो वहाँ पे इसका वर्णन नहीं मिलता है। वहाँ पर एक चीज़ का वर्णन जरूर मिलता है, क्योंकि देखो असत जो होता है वो सत से मिल के बनता है। जब सत में अ जुड़ता है तो असत बनता है। तो कहीं अगर कोई झूठ होगा, पाखंड होगा, तो उसकी नींव में कुछ सत्य होता है, क्योंकि झूठ में और असत्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अकेला खड़ा हो जाए। तो अगर ये मांगलिक दोष है और इसमें कुछ है आधार, तो वो क्या आधार है, हमको उसको जाना पड़ेगा शास्त्र में। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो है, महर्षि पराशर स्त्री जातक अध्याय में एक श्लोक पे ये कहते हैं कि यदि इन्हीं भाव में, जिन भाव में अभी प्रचलित समय में मांगलिक दोष का वर्णन किया जा रहा है, कि इन्हीं भाव में 1, 4, 7, 8 और 12, इन भावों में अगर मंगल शुभ दृष्टि या शुभ युति से हीन हो करके बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर कन्या की कुंडली है तो पति हंता योग बना देते हैं, और पुरुष की कुंडली है तो स्त्री हंता योग बना देते हैं। तो इसका विकृत स्वरूप है ये जो वर्तमान समय का मांगलिक योग है। तो अगर हम उस आधार पर जाएं, तो अगर मान लिया जाए कि आज के समय के हिसाब से जो अगर 50% कुंडली मांगलिक है, तो ऋषि प्रणीत जो श्लोक है उसके आधार पर तो केवल कुछ गिनी चुनी कुंडलियाँ ही मांगलिक निकलेंगी, क्योंकि उन स्थानों पर बैठने के बाद भी मंगल शुभ दृष्ट और शुभ युत हो सकते हैं। तो अगर वो शुभ दृष्ट या शुभ युत हो गए तो फिर वो मांगलिक दोष में गिना नहीं जाएगा। और फिर ये भी नहीं समझ में आता है कि इसको मांगलिक दोष क्यों कहा गया, क्योंकि वहाँ पर तो उन्होंने पति हंता और पत्नी हंता का प्रयोग किया है। तो ऐसा बोल देते हैं वैधव्य योग कन्या को लेकर के, है ना, कि भाई अगर ऐसा है स्थिति में, अगर मंगल की स्थिति वहाँ पाई जाती है कुंडली में, तो वैधव्य योग आ सकता है कन्या को। ठीक है। तो उसको वैधव्य योग से कह देते तो ज़्यादा उचित था। मांगलिक दोष कहने का क्या औचित्य बना, ये भी मुझे नहीं समझ में आया, है ना। तो जहाँ तक मेरा अध्ययन है और जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि मांगलिक दोष नाम का कोई भी दोष होता ही नहीं है। ठीक है। वो संबोधन ही गलत है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है कि हमारा विवाह कब होगा। ठीक है। और आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर ले। जैसे एक प्रसंग आता है कि कोई महिला अपनी पुत्री के विवाह के बारे में जानने के लिए किसी ज्योतिषी के पास में गई। तो वो ज्योतिषी जो थे वो अपनी विद्या में बहुत ज़्यादा निष्णात नहीं थे। तो उन्होंने वो कुंडली देखी और उन्होंने पूछा कि भाई इस कन्या का विवाह कब होगा। तो उन्होंने देखते ही बोला कि ये तो मांगलिक है। तो उससे क्या हुआ कि प्रश्न बदल गया। अब उसकी माँ ये पूछना ही भूल गई कि इसका विवाह कब होगा, वो ये पूछने लगी इससे क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि इससे ये होगा कि इसका विवाह जिस भी पुरुष से होगा वो विवाह के बाद जो है पधार जाएगा। तो उसको तो दूसरी चिंता लग गई। तो अब उसका ये प्रश्न ही खत्म हो गया कि इसका विवाह कब होगा। अब उसने बोला महाराज इसके लिए फिर क्या उपाय किया जाए। तो उन्होंने अपने अपने जो नुस्खे हैं वो बताने शुरू किए। तो व्यक्ति को इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल शिफ्ट। इस सामने वाले को मनोवैज्ञानिक रूप से एक जगह से हटा के दूसरी जगह डाल दो। प्रश्न को बदल दिया चालाकी से। तो जिस प्रश्न का उत्तर ना आवे तो उस प्रश्न को या तो बदल दो, है ना, या कुछ ऐसा उटपटांग बता दो, है ना, कि जिससे जो है उसका मतलब कोई सार तो बैठ जाए लेकिन कोई प्रमाणिकता ना सिद्ध हो। तो मुझे जैसा समझ में आता है कि मांगलिक दोष की उत्पत्ति इसी कारण से की गई होगी कि जहाँ कहीं हम फंस जाएं, जहाँ कहीं हम कोई ज्योतिष का उत्तर ना दे पाए, तो हम इस तरह के प्रश्नों में व्यक्ति को उलझा देंगे। ऐसे ये तो अभी हम एक मांगलिक दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे दोष हैं जो ज्योतिष जगत में चल रहे हैं। एक एक करके हम उन सब के बारे में समझेंगे। तो ये जितने भी दोष हैं ये इसीलिए बनाए गए हैं
कि सामने वाला जो प्रश्न करता है उस प्रश्नकर्ता के सवाल को बदल दिया जाए। एक पक्ष इसका ये हो सकता है। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि हम किसी चीज़ के बारे में कम जानते हो, किसी चीज़ के बारे में हमने आधा अधूरा पढ़ा हो। जैसे हमने बताया कि महर्षि पराशर ने मंगल को उन भावों में दोषकारक माना है। पर कब माना है? जब वो शुभ दृष्टि या शुभ युति से हीन हो। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मांगलिक दोष को प्रचलन में किया हो, उन लोगों को ये पूरा पढ़ाया ही ना गया हो, उन्होंने उस ग्रंथ को देखा ही ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आजकल तो पता ही है कि मूल ग्रंथ कोई नहीं देखता है। सभी लोग जो है कुंजी से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें किसी विषय की कुंजिका मिल जाए, उससे जो है हम अपना थोड़ा बहुत काम चलाऊं ज्ञान कर लें और फिर अपना काम करते रहे। तो मूल ग्रंथ को वो नहीं देखते हैं कि मूल ग्रंथ में क्या श्लोक है। किसी भी आप प्रमाणिक ग्रंथ में जाएंगे तो किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में मूल श्लोक में ये मिलता ही नहीं है कि मंगल इन भाव में बैठ करके दोष करता है, जब तक कि वो किसी पाप प्रभाव में न हो। और सिर्फ मंगल ही नहीं, जितने पाप ग्रह हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के कुंडली में दाम्पत्य से जुड़े हुए कुछ भाव हैं। अगर उन भावों में पाप ग्रह बैठ करके पीड़ा उत्पन्न कर रहे होंगे तो उसको दाम्पत्य से संबंधित कष्ट दे सकते हैं। अब वो कष्ट किस प्रकार का होगा वो तो उस कुंडली को सम्यक देखने से पता चलता है, ठीक है ना। लेकिन वो केवल एक मंगल ग्रह पर ही इसकी मतलब उसका दायित्व तो नहीं है कि मंगल ही ऐसा करते हो, कोई भी पाप ग्रह हो। और उसके अनेक प्रमाण मिल जाएंगे बृहत्पराशर होरा शास्त्र में, जातक पारिजात में, है ना, बृहद जातक में अनेक श्लोक हैं उसके, ठीक है। तो प्रश्न यही खड़ा होता है कि फिर मंगल को ही क्यों बलि का बकरा बनाया गया? तो उसमें दो ही कारण हो सकते हैं, एक अल्प ज्ञान और दूसरा सामने वाले के प्रश्न को बदल देना, ताकि वो जो है जो चीज़ विषय हमें नहीं आता है उससे हटा करके उस विषय पर ले आए कि जहाँ पर हम कुछ उससे कह सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब जब मंगल दोष होता ही नहीं है तो इससे संबंधित सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। हमें तो सिर्फ इतना देखना होता है कि किसी की व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष के माध्यम से दाम्पत्य सुख के योग है कि नहीं है। उसके अनेक योग हैं, दाम्पत्य सुख के, दाम्पत्य हानि के, है ना, वैधव्य के, इसके अनेक योग होते हैं। तो उन योगों को उनकी कुंडली में देखना होता है। अगर उससे संबंधित कोई समस्या है तो उनके शास्त्रीय परिहार ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं, उन परिहार को कर लें, ठीक है। अच्छा, अब मंगल दोष पे आते हैं कि मान लीजिए कि जो हमारी ऋषि प्रणीत व्यवस्था है उसके आधार पर भी किसी की कुंडली में ऐसा दोष निकल आता है, मंगल दोष नहीं, मतलब कि दाम्पत्य सुख में अभाव का दोष, या फिर पति के सुख में अभाव का दोष, या फिर पत्नी के सुख में अभाव का दोष। तो उसके लिए महर्षि पराशर उसी स्त्री जातक अध्याय में आगे कह रहे हैं कि जिस किसी कन्या की कुंडली में अगर मंगल 1, 4, 7, 8 और द्वादश भाव में बैठे हैं शुभ दृष्टि और शुभ युति से हीन होकर के, उस कन्या का विवाह अगर हम ऐसे ही वर से कर दें जिसकी कुंडली में इन्हीं भावों में शुभ दृष्टि या शुभ युति से हीन होकर के मंगल बैठे हैं, तो दोनों का विवाह बड़ा मंगलकारी होता है, वो दोष वहाँ भंग हो जाता है, ठीक है। तो कितना सरल उपाय उन्होंने बता दिया। तो कोई ठगी करने की आवश्यकता नहीं, कोई लंबी चौड़ी कुछ ऐसे करनी नहीं। तो आजकल तो कितने उपाय प्रचलित है, आप मंगलनाथ मंदिर में चले जाइए, वहाँ ये कराइए, वहाँ वो कराइए। पहले तो वो दोष है नहीं, जैसे कोई बीमारी हो ही ना और फिर उसकी दवा भी बन जाए, ठीक है। तो बीमारी है नहीं वो, कोई दोष है नहीं वो, और उसके उपाय भी दुनिया भर के बन गए। और जो समस्या है जो महर्षि पराशर ने बताया उसका समाधान भी उन्होंने बड़ा सरल बता दिया कि जो ऐसे व्यक्ति हैं उनका इस प्रकार के वर या कन्या से विवाह कर दो, तो बढ़िया जो है बढ़िया मांगलिक जीवन चलता है, वैवाहिक जीवन चलता है उसमें। और इस पर जो है हमारे भारतीय विद्या भवन जहाँ से हमने अध्ययन किया है उस संस्थान में इस पर एक रिसर्च की गई, क्योंकि प्रायः मंगल दोष का प्रश्न तो खूब चलता है लेकिन कोई रिसर्च नहीं हुई। तो वहाँ पर 100 ऐसे गृहस्थों की कुंडली इकट्ठी की गई, ठीक है, और उस कुंडलियों में देखा गया तो उसमें पाया गया कि कई लोग ऐसे थे कि जो जिनके कुंडली में वर्तमान समय के हिसाब से जो मंगल दोष का प्रश्न चल रहा है उसके हिसाब से वो मांगलिक थे, और दूसरा पक्ष मांगलिक नहीं है पर उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही, एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक आज के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। और उनका वैवाहिक जीवन खूब बढ़िया चल रहा है, किसी को 25 साल हो गए विवाह के, किसी को 30 साल हो गए हैं विवाह के, कोई समस्या नहीं आ रही है, ठीक है। और ऐसा भी पाया गया कि दोनों ही कुंडलियां हैं और दोनों ही कुंडलियों में कोई मांगलिक दोष नहीं है,
पर उनका जो वैवाहिक जीवन है वो खंडित हो गया। तो फिर इस पर हमारे यहाँ एक सम्यक शोध हुआ कि कौन कौन से कारण हैं कि जिन कारणों पर हम विचार करें जो कि हमारे शास्त्र सम्मत है, और उनके आधार पे हमको ये पता चल जाए कि जिनका वैवाहिक जीवन बिगड़ा उसके पीछे क्या क्या कारण थे, और जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय है उनके पीछे के क्या क्या कारण थे। उस शोध में ये भी निकल करके आया कि बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनका गुण मिलान भी नहीं हुआ था, जिनका गुण मिलान भी नहीं हुआ था और उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनका खूब अच्छा गुण मिलान हुआ था पर उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि गुण मिलान नहीं करना है, पर उस शोध में एक सम्यक निष्कर्ष निकल के आया कि हमें किन किन विषयों पर ध्यान देना है। उस शोध का एक निष्कर्ष ये भी निकल के आया कि सिर्फ एक पक्ष का अगर हम विचार करें, केवल गुण मिलान पे विचार करें, मंगल दोष पे विचार करें, तो उससे क्या होगा, हमारा निर्णय गलत हो जाएगा। अगर हम सही निर्णय पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी कुंडली पे सम्यक रूप से विचार करना पड़ेगा। अब वो सम्यक रूप से कैसे विचार करना है नहीं करना है वो आम लोगों के उपयोग की चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। कभी अगर हम विद्यार्थियों के संबंधित का वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक एक बिंदु को बताएंगे हम कि वो कौन कौन से वो बिंदु है और उनमें हम किस किस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उसे कैसे देखना होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब समाधान हो गया होगा प्रश्न का। और कोई प्रश्न? जी गुरु जी, जैसे मांगलिक योग ना कहकर वेदव्य योग जो आपने बताया, हाँ, वैदव्य योग कह दे, हाँ, पतिहंता योग कह दे, या दाम्पत्य सुख की हानि का योग कह दे। ठीक है, ये केवल मंगल से बनता है और अन्य 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 ग्रहों से भी बन सकता है। तो आजकल जैसे वो प्रचलित कर देते हैं कि मांगलिक और नॉन मांगलिक, अगर इनका विवाह होना हो तो वो घड़े से शादी करा देते हैं इत्यादि अन्य अन्य उपाय। वो क्या है, कुंभ विवाह का हमारे यहाँ पे शास्त्रीय प्रमाण मिलता है, लेकिन वो तब मिलता है ना कि जब वैधव्य योग हो, जब वैधव्य योग हो। और इसमें बहुत सारे, देखो बहुत सारे बिंदु हैं। जैसे पहले बाल विवाह होते थे, ठीक है, 12 वर्ष के अंदर अंदर तो कन्या का विवाह कर ही देना है पहले के समय में। ठीक है, तो अब उसमें लिखा हुआ है कि अगर मंगल दोष होता है तो क्या होता है, कन्या की कुंडली में अगर मंगल दोष होता है तो उसको वैधव्य भोगना पड़ता है। अब आज तो जब विवाह हो रहा है, जो विवाह की आयु है वो तो कन्या रही नहीं। आज आप जिस आयु में विवाह कर रहे हैं तो वो तो कन्या रही नहीं। अब 30 साल बाद किसी का विवाह हो रहा है तो उसे कुंडली में जो प्रचलित मंगल दोष है नहीं है, उसे क्या मतलब पड़ता है। वो तो खुद वही लोग कह रहे हैं कि 28 वर्ष के बाद इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मंगल दोष की गहराई में जाते हैं, क्योंकि वो सत्य उसमें है नहीं, तो उसकी अगर हम गहराई में जाएंगे तो उनके जो उन्होंने बातें बताई वो आपस में ही विरोधाभास पैदा करती हैं। पहले तो एक मूल श्लोक आ गया ये कि बस 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों में मंगल है तो मंगल दोष हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके वो पूंछ बढ़ती चली गई। अगर ऐसा है मतलब कि अभी उसमें एक नई चीज जुड़ गई है, भौम पंचक दोष। ठीक है, अब ये मंगल दोष का एडवांस वर्जन आ गया है, भौम पंचक दोष। उसमें और भी चीजें आ गई हैं। अब लोग निकालते हैं कि कितना % मांगलिक है ये भी होता है। तो उसमें एक फॉर्मूला और चलता है कि अगर जो पहले तो ये था कि भाई केवल इनके मंगल दोष है और उनकी मंगल दोष है तो विवाह कर दो तो फिर काम बन जाएगा। तो उसमें अब नई चीज़ क्या आ गई है, उसमें नई चीज़ ये आ गई है कि ये कितने % मांगलिक है। मान लो कि अगर वर जो है वो 125% मांगलिक है और कन्या जो है वो 75% मांगलिक है, तो अगर आप दोनों का विवाह कर देंगे तो उनका वैवाहिक जीवन खंडित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने नया सूत्र निकाल दिया है कि दोनों की कुंडली में 25% ज़्यादा मांगलिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब कि कन्या की कुंडली में 100% मांगलिक योग है और वर की कुंडली में 125% मांगलिक योग है, तो 25% का अंतर आया ना, इतना अंतर ग्राह्य है। इससे अगर अधिक अंतर आ गया, मान लो कि उसके 150% हो गया वर की कुंडली में और कन्या में 100 ही % है, तो 50% का अंतर आ गया, तो फिर वहाँ पर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। तो मतलब उसमें नई 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 थ्योरी आती जा रही है। ठीक है, लेकिन कोई उसका आधार है ही नहीं है, कोई शास्त्रीय आधार है ही नहीं। अगर ये ऐसा होता तो हमारे ऋषियों को भी दिखता। क्योंकि विवाह तो हमारे यहाँ पे बहुत समय से चले आ रहे हैं। कोई आज का नया विवाह संस्कार तो आज का कोई नया तो है नहीं कि आज नया हो रहा है, कि नई खोज कर ली गई है ये। ठीक है, ये काम तो हमारे यहाँ बहुत पहले से होते आ रहे हैं। और मंगल का 12 राशियों में गोचर होता ही है, 12 भाव में हमारा जो है मंगल का गोचर होता ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि पूर्ण के समय में मंगल जो है इन भाव में नहीं बैठते होंगे। तो अगर ऐसा दुष्प्रभाव उस समय दिखा होता तो जरूर हमारे ऋषि प्रणीत ग्रंथों में उसका वर्णन होता। तो
तो कहीं उसका वर्णन है ही नहीं है। तो इस आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि योग नहीं होता है। ठीक है, दोनों ही तरीके से हमारे किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं है, और जो इसके फल बता रहे हैं वो प्रत्यक्ष में नहीं होते हैं। अगर हम किसी कुंडली पे विचार करें तो कि ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि मंगल दोष के वो जो फल बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई शोध की नहीं, उन्होंने तो बस श्लोक चला दिया। अब तुम देखो, तुम ले आओ 100, 200, 300 गृहस्थों की कुंडली ले आओ और उन कुंडलियों में विचार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जितना ये बता रहे हैं उतना उसमें तो कुछ फल भी नहीं आता है। तो दोनों आधार पर इसका खंडन हो जाता है। तो इसलिए इस पक्ष से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ, हमारे जो शास्त्र में है कि दाम्पत्य की हानि का योग होता है, अगर उससे संबंधित कोई योग है तो उसके शास्त्रीय समाधान होते हैं, उनको कर लिया जाए, इतना ही इसमें। ठीक है। एक अंतिम प्रश्न गुरुजी, क्या मांगलिक दोष से केवल वैवाहिक जीवन पे प्रभाव दिखता है या अन्य पक्षों पर भी प्रभाव दिखता है? अब वो अन्य, पहले तो वैवाहिक तक ही सीमित था, अब अन्य पक्षों पर भी आ गया है। ठीक है, वो ऐसा बताते हैं कि मांगलिक दोष जो है वो स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जिनका कुंडली मांगलिक दोष होता है उनको स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी आती है। ठीक है, और उनके व्यवसाय पर भी उसका असर आता है। ठीक है, उसका वो ऐसा कहते हैं कि भाई मांगलिक दोष वाले व्यक्ति जो है कई बार उग्र हो जाते हैं। वो उग्रता के कारण जो है वो उनके सामाजिक जीवन पे, व्यवसायिक जीवन पर भी उसका असर पड़ता है। ठीक है, तो पहले तो ये केवल मांगलिक जो योग है वो विवाह तक ही सीमित था, पर अब इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, वो उसका लोग व्यवसाय से भी जोड़ रहे हैं, उसको लोग जो है अपने सामाजिक संबंधों से भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब वो है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं, तो फिर उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है कहाँ नहीं पड़ता इसका प्रश्न ही नहीं बनता है ना। मांगलिक दोष के नहीं होने से ही ये सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो मतलब ही नहीं है, जब वो है ही नहीं तो फिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है, मतलब ही क्या है उसका। ठीक है।